देखो बेटा, हाइड्रोजन हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर है इसका, फटाफट से बोलो। 1। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 1s1। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमने इसको किसके अंदर प्लेस कर रखा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो है हमने इसको प्लेस कर रखा है। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी जो हैं वो किसके साथ मिलती हैं, एल्कली मेटल्स के साथ मिलती हैं, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी किसके साथ मिलती हैं, हैलोजेंस के साथ मिलती हैं। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और हैलोजेंस जो है वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सारे जो है वो हैलोजेंस है। क्वेश्चन आता है कैसे प्रॉपर्टीज बहुत सारी जो है वो इनके साथ मिलती हैं। तो इसका रीजन क्या है, देखो हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये फटाफट से H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर सकता है, ठीक है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ये ग्रुप 1 वाली प्रॉपर्टीज को जो है वो इस केस में शो कर रहा है। ग्रुप 1 वाली प्रॉपर्टीज को इस केस में क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जैसे देखो सेम है, सोडियम हो गया, वो क्या करेगा, सोडियम पॉजिटिव में चेंज होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। सेम काम लिथियम कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है वो भी सेम काम जो है वो कर रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन इज ऑल्सो क्या यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन भी जो है वो हम लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ रहा है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो है हम लोगों के पास आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास हैलोजेंस से मिलती है। ये चीज देख लो, हैलोजेंस क्या करते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, किसमें चेंज हो गए, क्लोरीन नेगेटिव में। ऐसे देखो ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, किसमें चेंज हो गए, Br नेगेटिव में। इसका नाम क्या होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रोमाइड बोलते हैं। सेम काम हाइड्रोजन भी शो करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, किसमें चेंज हो जाता है, H नेगेटिव में, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्राइड जो है वो बोलते हैं। क्वेश्चन आता है ये हाइड्राइड वाले कंपाउंड्स मिलते कहाँ हैं, किस केस में हाइड्राइड बनाता है ये। तो आप ये देख लो, इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं मेटल के साथ, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये सारे हाइड्राइड्स हैं जो कौन फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म कर रहा है। तो इन केसेस में हो क्या रहा है, देख लो, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, हाइड्रोजन ने गेन किया। सोडियम के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली पोटाशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने गेन किया। तो इन केसेस में इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास होता है। तो इसीलिए क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स से मिल रही हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैलोजेंस से मिल रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इनको हाइड्रोजन की पोजीशन को हम लोग पीरियोडिक टेबल में, अगर आप कहीं पे देखो तो पीरियोडिक टेबल में ना इसको बीच में लिखा हुआ हाइड्रोजन, ना तो इसको एल्कली मेटल्स मानते हैं ना इसको हैलोजेंस मानते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज बीच सी में लाई करती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है वो इसको पीरियोडिक टेबल्स के बीच में जो है वो लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल सेंस है इसकी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हाइड्रोजन के, अगर मैं आइसोटॉप्स की बात करूं, आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो और जो मास है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1H1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन। एक है इसका 2H1, इसको ड्यूट्रियम। एक है इसका 3H1, इसको बोलते हैं क्या, ट्रीटियम। ठीक है, तो ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ये क्या है, ट्रीटियम। एक बात याद रखो, ये जो ट्रीटियम वाला आइसोटोप है इसका, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर जो है आपको रेडियो एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती है, मतलब ये थोड़ा सा रेडियो एक्टिव रहता है। बाकी इसमें से कोई भी आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव हमारे पास नहीं है। तो तीनों आइसोटोप्स के बारे में पता लग गया।
प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। अब मेरे को आप एक चीज और बताओ, यहाँ पे देख के बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं मैं आपसे, वो ये कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, एक, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक, और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, एक, या जीरो? जी, हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इकलौता ऐसा एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका जो दूसरा आइसोटोप है जिसको हम लोग ड्यूट्रियम बोल देते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, एक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, एक है। इसकी बात करूं तो प्रोटॉन कितने हैं, एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, और न्यूट्रॉन किसके बराबर है इसमें, दो के बराबर। ये जो नीचे वाला होता है ये होते हैं प्रोटॉन्स जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है मास नंबर। ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब ये देख लो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 1, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 1 है। तो इसके अंदर p की वैल्यू पुट कर दो, 1 + n दैट इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू क्या होगी, 0। या आप इन शॉर्ट मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस ले लो, मास नंबर और एटॉमिक नंबर के डिफरेंस से आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी लग गया पता। एक इसमें ना कुछ नाम लिखा होगा, देखना, हेनरी कैवेंडिश वगैरह, ये इसने, हाँ है इसके नोट्स। हाइड्रोजन जो है, अभी हमने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था उसके, कितने उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और कितने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और एक सबसे पहले हमारे पास ना इसमें, तो देखो बेटा, जो प्रोटियम वाला आइसोटोप है ना वो हमारे पास 99.984% प्रेजेंट है नेचर के अंदर। जो ड्यूट्रियम वाला आइसोटोप है वो 0.016% जो है वो प्रेजेंट है नेचर के अंदर, और जो ट्रिटियम है वो 10⁻⁻15%, हार्डली मिलता है। मतलब आप ये समझ लो 10⁻⁻15% से मतलब है कि एक एटम होगा 10⁻18 एटम्स। अगर हम लोग हाइड्रोजन के फाइंड आउट कर रहे हैं ना तो उसमें से सिर्फ एक एटम ट्रिटियम का होता है। मतलब आप ये समझ लो कि इतनी कम एबंडेंस है इसकी नेचर के अंदर, एक एटम पर 10⁻18 एटम्स जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिविटी में ना एक टर्म होती है, तुम लोग अभी आगे चल के पढ़ोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाफ लाइफ। अब ये जो हाफ लाइफ है इसकी ट्रिटियम की, दैट इज 12.33 ईयर्स। ये किसकी हाफ लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, ट्रिटियम की हाफ लाइफ की बात कर रहा हूं, 12.33 ईयर्स। अब हाफ लाइफ का मतलब समझ लेना, मान लो मैंने 100 एटम्स लिए ट्रिटियम के, 12.33 साल के बाद वो 50 रह गए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से रेडिएशंस निकल रही हैं, रेडिएशंस निकल रही है मतलब वो टूट टूट के अलग कंपोनेंट्स के अंदर या रेडिएशंस के अंदर चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें उसको 12.5 साल टोटल लगेंगे किसमें चेंज होने के लिए, ट्रिटियम में जो है वो चेंज होने के लिए। आई होप ये क्लियर। ठीक है, उसके बाद 2-3 चीजें इसमें और आपको जो ध्यान देनी है वो मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ। वो क्या कि कभी भी कोई भी मेटल अगर हम लोग इसके अंदर वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो क्वेश्चन आता है कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। कोई भी मेटल को वाटर में डालो, आई होप आपको पिछले साल से ये रिएक्शन याद है, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसी मान लो पोटेशियम ले लो H2O के अंदर, यहाँ पे क्या बनेगा, KOH बनेगा, साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसी कैल्शियम ले लो, वाटर के अंदर क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस बनेगा और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास रिलीज होगी। इतना समझ में आता? ठीक है, दूसरा इसके अंदर सोडियम को अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाओ, ठीक है, पर्टिकुलर कंडीशन पे, तो यहाँ क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, ये सारी ना कॉमन सेंस वाली रिएक्शंस है, मुझे लगता नहीं है इनको लर्न करना पड़ेगा। मेटल, कोई सा भी मेटल हो, ठीक है,
हम लोगों के पास क्या करो, इसको वाटर में डाल दो, क्या बनेगा हमारे पास, मेटल का हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास क्या होगा, फॉर्म होगा। आपको एक्सेप्शन याद है बेटा पिछले साल से, आयरन की और एल्यूमिनियम की? आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो किससे रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, बोलो। आयरन और एल्यूमिनियम ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, वो किससे रिएक्ट करते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। अब जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को अगर मैं स्टीम से रिएक्ट करवाऊंगा, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जो हम लोगों ने वाटर ले रखा है, तो इस केस में क्या फॉर्म होता है, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। और आयरन को अगर मैं स्टीम से रिएक्ट करवाऊंगा, ये क्या फॉर्म होता है, Fe3O4 प्लस साथ में क्या बन रही है, हाइड्रोजन, भूल गए, हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब इस केस में हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, ये एक्सेप्शन है। याद रखो, मेटल यूजुअली वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो स्टीम से रिएक्ट करके हमारे पास Al2O3 और हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं, ये Fe3O4 और हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं। क्वेश्चन आता है Fe3O4 क्या है, Fe3O4 कैसा ऑक्साइड है, ना तो आयरन की वैलेंसी, कैसे बन रहा है FeO3O4, मतलब ये ऐसे बना होगा कुछ, कैसे बना, आयरन की वैलेंसी तो 4 होती ही नहीं है, ना ही ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी है, तो क्या चीज है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक FeO है इसमें, एक इसमें Fe2O3 है, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बन रहा है, Fe3O4 बन रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिक्स्ड ऑक्साइड, मतलब जो ऑक्साइड्स को मिक्स करके बन रहा है वो मिक्स ऑक्साइड है। इस मिक्स ऑक्साइड के केस में हमारे पास रिलीज क्या होता है, हमारे पास रिलीज होता है Fe3O4 बन रहा है और साथ में क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो इन केसेस में इस तरह से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बेटा आगे आपको क्या समझना है, कोई सा भी मेटल ले लो, उसको अगर आप एसिड से रिएक्ट करवा रहे हो, कोई सा भी मेटल ले लो, उसको अगर आप एसिड से रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या बनेगा बोलो, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, इसको आपने HCl से रिएक्ट करवाया, क्या बनेगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी जनरल रिएक्शन याद रखो। जिंक के केस में अगर मैं HCl डाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, ZnCl2 फॉर्म हो रहा है, और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ना लास्ट ईयर बेटा हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे, शायद आपको ये रिएक्शन याद हो, जिंक को NaOH से रिएक्ट करवा रहे हैं। यूजुअली मेटल्स जो हैं वो बेसिस से रिएक्ट नहीं करते हैं, फिर बता रहा हूँ, यूजुअली मेटल्स जो हैं वो बेसिस से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जिंक और बहुत सारे एग्जांपल्स ले रहा हूँ, पिछले साल तो मैंने जिंक लिया था, अब मैं सारी एक्सेप्शंस और जो भी आ रही हैं वो सारी कवर अप कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। पहले तो इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा Na2ZnO2 प्लस साथ में क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज। ये लास्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है, जिंक प्लस NaOH गिव्स Na2ZnO2। याद कैसे रखा था हमने इसको, ना जानो, ना जानो, Na2ZnO2, ना जानो करके इसको याद रख लो। ठीक है, तो Na2ZnO2 बन रहा है और साथ में क्या हमारे पास रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। इसको बोलते क्या है, इसका नाम है हमारे पास सोडियम जिंकेट जो है वो हम लोग इसको बोलते हैं। अब बेटा क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ जिंक की बेस से रिएक्ट करता, क्या कोई और एलिमेंट्स नहीं है जो बेस से रिएक्ट करते हैं? मैं उन सब के नाम लिख रहा हूं जो हैं, उसके अलावा कोई नहीं है, याद रखना कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कौन कौन से, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड और सिलिकॉन। ये क्या बना रहा है, NaOH से रिएक्ट करके, ये NaOH से सब रिएक्ट कर जाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। ये क्या बनाएगा, Na2ZnO2, और ये क्या बनाएगा, NaAlO2। ठीक है, SN वाला क्या फॉर्म कर रहा है, ये हमारे पास फॉर्म कर रहा है Na2SnO3। लेड वाला क्या फॉर्म कर रहा है, Na2PbO3, और ये क्या फॉर्म कर रहा है,
Na2SiO3। ठीक है, अब एनसीईआरटी में ये नहीं है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जब नोट्स बनाओगे तो आप उसमें लिख लेना कि जिंक जो है Na2ZnO2 बना रहा है, एल्यूमिनियम भी रिएक्ट कर रहा है, ये भी रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद NaOH। अब उस टाइम पे हम लोग यूजुअली NaOH रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि एक्सेप्शंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वो एक जनरल बिहेवियर नहीं है कि NaOH जो है वो बेस जो है मेटल से रिएक्ट करता है। लेकिन इन पर्टिकुलर मेटल्स के केस में जो है वो हम लोगों के पास हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग ना एक चीज और मैं बताता हूँ, एक ना लैब का मेथड होता है कि लैब में हम लोग जो है वो हाइड्रोजन गैस को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो याद रखो, जिंक यूज करते हैं लैब के अंदर, और साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, HCl यूज करते हैं, और ये क्या बनाता है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर हमें लैब के अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करनी हो तो वो कैसे प्रोड्यूस होगी, जिंक के अंदर H2SO4 जो है वो डाल दो, सॉरी HCl जो है वो डाल दो, जिंक क्लोराइड प्लस H2 जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट मेरे को आप सोच के बताओ, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसको टेस्ट कैसे करते हैं, आपको लास्ट ईयर याद होगा। तो बर्निंग स्प्लिंटर के साथ ये क्या होता है, बर्निंग स्प्लिंटर के साथ ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, ये पॉपअप साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो इससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं किसको, हाइड्रोजन की प्रेजेंस को जो है वो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। लैब मेथड है। जिंक देखो बेटा, लैब के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एक, चीजें सस्ती होनी चाहिए, दूसरा उसको स्टोर करना इजी होना चाहिए। अब मान लो मैं पहले सोडियम यूज करूं लैब के अंदर बनाने के लिए, पहले मैं वो सोडियम लेके आऊंगा, फिर मैं अपना मिट्टी का तेल लेके आऊंगा, उसमें रखूंगा उसको, तो हल्का सा मॉइस्चर लग गया, हाथ लग गया, तो मतलब हम फिजिबिलिटीज देखते हैं। हम लैब के अंदर कोई भी अगर मेथड हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उसकी फिजिबिलिटी स्टोर करने की, उसकी फिजिबिलिटी, रिएक्शन की, उसका प्राइस, ये सब फैक्टर्स जो है वो मैटर करते हैं। तो लैब में ये बेस्ट रहता है कि जिंक वगैरह आराम से हम लोग रख सकते हैं, जिंक डाला और अपना रिएक्शन करवाई और हाइड्रोजन गैस जो है, जिंक हो गया, कॉपर भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर भी कुछ केसेस में कॉन्सेंट्रेटेड वगैरह के साथ हम लोग यूज कर जाते हैं कुछ केसेस के अंदर, लेकिन जिंक ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपसे ना ये ना आप ये समझ लो कि जिंक इज द लैब मेथड, बस आप अपने दिमाग में ये बिठा लो। मतलब आपको कहीं भी पूछे व्हाट इज द लैबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट इज जिंक। जिंक के केस में ही जो है हम लोग ये रिएक्शन करते हैं। दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जिंक के साथ हम लोग H2SO4 भी यूज कर सकते हैं क्या? क्या जिंक के साथ H2SO4? HCl भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ध्यान से सुनना, ये एक्सेप्शन है, फिर बता रहा हूं, एक्सेप्शन पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्या एक्सेप्शन है, ध्यान से देखना। जब हम लोग जिंक के साथ ये यूज करते हैं ना H2SO4, आराम से बड़े प्यार से रिएक्शन होती है, ZnSO4 बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन पंगा क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है ना, ये फिर से H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ये वाटर में और सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो हमारा सारा जो तेजाब हमने रिएक्शन के लिए ले रखा है वो खराब करके उसको सल्फर डाइऑक्साइड बना के उड़ा देता है और उसमें से पानी निकाल देता है। तो फिर दोबारा बता रहा हूं, जो पॉइंट मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो ये कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये कौन से वाला है, ये कॉन्सेंट्रेटेड वाला H2SO4 जो है वो हम लोग जिंक के साथ रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो H2SO4 से रिएक्ट करके उसको सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये हमारे पास यहाँ पे H2SO4 को जो है इस्तेमाल नहीं करते। अब क्वेश्चन आता है, ये जो HCl लिया हमने, क्या ये कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है? ये वाला जो HCl, याद रखना, ये वाला HCl हमारे पास क्या है, डाइल्यूट है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड वाले से, और हमारे पास क्या रिलीज कर देता है, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर देता है। दूसरा, क्या हम लोग, एक मिनट, क्या हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड हम HCl यूज कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl? ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं।
डाइल्यूट पे फोकस करना है। HCl लैबोरेटरी मेथड के अंदर डाइल्यूट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। क्वेश्चन आता है ये कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो क्यों नहीं होगा, इसको ध्यान से समझना। हमारे पास ना ये जो ZnCl2 रिलीज हो रहा है ना, और ये जो साथ में HCl है, ये काइंड ऑफ वोलेटाइल है। इसके थोड़े से फ्यूम्स बन जाते हैं जब ये रिएक्शन हो रही होती है। जिंक क्लोराइड जब सॉल्ट बना ना, तो थोड़ा सा जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सॉरी ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो फ्यूम्स में चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ा वेपराइज्ड हो जाता है, वेपर्स की फॉर्म में थोड़ा चेंज हो जाता है, जिससे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है ना, उसके साथ साथ में HCl के क्या हो जाते हैं, फ्यूम्स हो जाते हैं। तो अब मेरे पास प्योर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही, उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटीज आ गई। क्यों इंप्योरिटीज आ गई? क्योंकि मेरे पास फ्यूम्स आ गए। किसके फ्यूम्स आ गए? HCl के जो है वो फ्यूम्स आ गए, जिससे मतलब उसका एक अलग मेरे को सेपरेशन का प्रोसेस लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी इस्तेमाल नहीं करता। बात समझ में आ गई? अब इसका तीसरा केस सोच के बताओ क्या हो सकता है। क्या नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं? बोलो, ये तो पिछले साल पढ़ रखा है तुम लोगों ने। नाइट्रिक एसिड भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिंक मान लो ले लिया मैंने, या नाइट्रिक एसिड ले लिया, तो नाइट्रिक एसिड के केस में नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करके किस में चेंज कर देता है, वाटर के अंदर जो है वो चेंज कर देता है। साथ में और बहुत सारी गैसेस जो है वो रिलीज हो जाती हैं। NO रिलीज होती है, NO2 रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग नाइट्रिक एसिड जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे को 2 एक्सेप्शंस बताओ जहां पे नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल हो सकता है। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जो डाइल्यूट HNO3 के साथ हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अबे गधो, जब हम इसको मेटल को रिएक्ट करवा रहे हैं H2SO4 के साथ, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो आपको क्या लगता है, हमने एक ही मॉलिक्यूल ले रखे हैं दोनों, हजारों मोल्स होंगे हमारे पास, जिंक के हजारों मोल्स होंगे। अब सब एटम्स एकदम से तो रिएक्ट कर नहीं गए, बहुत सारे बचे हुए होंगे, तो बचे हुए तो खराब कर देगा। ठीक नहीं समझा? मतलब जो बाकी बचा हुआ है उसको जो है वो खराब कर देगा। अब बेटा ध्यान से सुनना अगला, अगर मैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करूं, मतलब उसमें से बिजलियां पास करूं, तो वाटर जो है वो ब्रेक हो जाता है। किसके अंदर ब्रेक हो जाता है? हाइड्रोजन गैस के अंदर ब्रेक हो जाता है, प्लस ऑक्सीजन गैस के अंदर जो है वो ब्रेक हो जाता है। बस एक चीज याद रखना, ये एसिडिफाइड सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इतनी पावर होती है कि इसको ब्रेक कर दे हाइड्रोजन, और इसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर जो है वो ब्रेक कर दे। बात समझ में आ गई बेटा ये वाली? अब ध्यान से सुनना जरा इस चीज को, ये रिएक्शन हो कैसे रही है, मैं ना आपको एक बार ये थोड़ा सा करके बता देता हूँ। हम यूजुअली क्या करते हैं, वाटर लिया, उसके अंदर H पॉजिटिव डाला, वाटर लेके उसके अंदर H पॉजिटिव डाला, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें से करंट वगैरह पास करते हैं। अब देखो, करंट पास करने के लिए सर्किट बनाना पड़ेगा, करंट तभी पास होगा। तो हम लोग एक इलेक्ट्रोड ले लिए ऐसे, ये एक मेटल का पीस ले लिया जो आगे किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी वगैरह के साथ जो है वो कनेक्टेड, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, H पॉजिटिव प्रेजेंट है, मतलब आयंस प्रेजेंट है। तो मेरे को बताओ, अगर इसके साथ यहाँ बल्ब लगा होगा तो ग्लो करेगा? यस करेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है। सर्किट क्यों कंप्लीट है? क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट है जो कि मूव कर रहे हैं। समझ गया? अब देखो हो क्या रहा है इसमें, तो ये जो H पॉजिटिव है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें चेंज होगा, हाइड्रोजन। इस तरह के हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन करके कौन सी गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। याद रखो, ये हाइड्रोजन गैस कहां पे होगी, कैथोड। अब ये समझना क्यों कैथोड पे होगी। आप ना अपने दिमाग में 2 प्रोसेसेस बताओ, ये जो मैं अभी पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना। एक होता है हमारे पास कैथोड, एक होता है हमारे पास एनोड। कैथोड पे होती है रिडक्शन हमेशा। एनोड किसके लिए बना होता है,
ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन आता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है दैट इज रेफर्ड टू एज ऑक्सीडेशन। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे होनी है, कैथोड पे होनी है। अब यहाँ पे देखो H पॉजिटिव ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा ना, यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है तो मतलब क्या, कैथोड। ये फंडा है, इसको अब अपने दिमाग में, ठीक है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा अभी हम लोग। अब देखो ये जो वाटर था इसके अंदर OH नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट है। तो इन OH नेगेटिव का क्या होता है ये देखना जरा ध्यान से। ये OH में बदलते हैं, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये, और ये 4 OH कंबाइन करके 2H2O प्लस O2 में चेंज हो जाते हैं। ध्यान से देखना ये वाली रिएक्शन जो है ना, इसमें क्या हुआ, H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाइड्रोजन में, OH नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। पहले तो मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये रिएक्शन हो कहाँ रही, एनोड है क्या, ये ऑक्सीडेशन है, और हो कहाँ रही है ये एनोड। बंद करो यार ये फोन। और कहाँ हो रही है, एनोड पे हो रही है। बहुत सारे OH मिल के क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ पे रिलीज होती है, एनोड पे जो है वो रिलीज होती है। तो इन शॉर्ट समराइज कर रहा हूँ, वाटर का मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ। एक गैस मिल रही है हाइड्रोजन, दूसरी गैस मिल रही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ, एनोड पे, और हाइड्रोजन हमारे पास इस जगह पे रिलीज होगी, कैथोड पे रिलीज होती है। कब, जब हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसका, वाटर, मतलब सॉरी ये हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। आपने ना लास्ट ईयर क्या पढ़ा था, एक प्रोसेस पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता था, इसके अंदर ना एक हमारे पास होता था ब्राइन सॉल्यूशन NaCl। एक्वस सॉल्यूशन किसका, NaCl को हम लोग क्या बोल देते थे, ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो बोलते थे। अगर मैं ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ, मतलब इसके अंदर से क्या पास कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या क्या फॉर्म होगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्या, क्लोरीन। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ तो क्या फॉर्म हो रहा है, NaOH प्लस H2 प्लस क्या साथ में Cl2 जो है वो फॉर्म हो रहा है। हाइड्रोजन कहाँ रिलीज होती है फिर बताओ जरा, ये हाइड्रोजन रिलीज होती है कैथोड पे, ये क्लास 10th वाला ही है, और ये कहाँ रिलीज होती है हमारे पास, एनोड पे जो है वो रिलीज होती है। तो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो हम लोगों के पास क्या चीज दे रहा है, NaOH दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है और क्लोरीन दे रहा है। अब ये तो था 10th लेवल तक का। क्वेश्चन आता है रिएक्शंस कैसे होगी, ठीक है, इसकी मतलब ये कैसे बन रहा है वो भी चीज अपने को जाननी है, इसको आप ध्यान से देख लेना। NaCl क्या है, Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव क्या होता है बेटा, ये क्लोरीन में 2 Cl नेगेटिव ले रहा हूं मैं, साथ में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं। अब बताओ ये रिएक्शन कहां पे होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पे होता है, एनोड पे, ठीक है। आई होप ये भी पता लग गया। उसके बाद क्या हुआ बेटा, वाटर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जो इसने रिलीज किए थे, ये किसमें चेंज हुआ, हाइड्रोजन में और OH नेगेटिव। बताओ ये वाली रिएक्शन कहां होगी, ये रिएक्शन कहां होगी, कैथोड पे। तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज जो है वो देखने को मिल रही है, क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड और हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट कहां पे, कैथोड। अब ये जो OH नेगेटिव था ये सोडियम के साथ कंबाइन करके हमारे पास क्या फॉर्म कर देगा, NaOH जो है वो फॉर्म कर देगा। तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं रिएक्शन पे दोबारा जाऊं तो NaCl और वाटर इलेक्ट्रोलिसिस किया, NaOH सॉरी प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो है वो फॉर्म हो रही। बेटा ये समझ में आ गया सबको, ये वाला बिल्कुल तेरे को क्लियर है। उसके इधर देखो, अभी देखो लास्ट कॉन्सेप्ट देख लो फिर पूछ लेना। एक ना हमारे पास ये भी रहता है हाई प्योरिटी हाइड्रोजन कैसे ऑब्टेन होता है, ठीक है बेटा। अब ना देखना जरा ध्यान से, हाउ कैन यू ऑब्टेन हाई प्योरिटी हाइड्रोजन। पहला इलेक्ट्रोलिसिस कर दो आप, दूसरा जिसको बोलते हैं ऑप्शन में जिंक को HCl में डाल दो,
सारे ऑप्शन गलत है, सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा, ध्यान से सुनना अभी कौन से वाला। अगर मेरे को 99.95% हाइड्रोजन चाहिए, वो भी एकदम प्योर, तो एक ही बेस्ट मेथड है जो हाई प्योरिटी हाइड्रोजन को हमारे पास ऑब्टेन कर रहा है, दैट इज बेरियम का हाइड्रोक्साइड। और इस हाइड्रोक्साइड का क्या करना, इलेक्ट्रोलिसिस करना। बेरियम के हाइड्रोक्साइड का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे किसके साथ, निकल के इलेक्ट्रोड्स के साथ, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन ऑब्टेन हो रहा है वो हाईएस्ट प्योरिटी वाला हाइड्रोजन जो है वो ऑब्टेन हो रहा है। ये आप अपने दिमाग में बिठा दो। हाउ विल यू, ये मैं अभी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट दूंगा इसकी, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे इससे रिलेटेड कि हाउ विल यू ऑब्टेन द हाई प्योरिटी हाइड्रोजन। तो कैसे ऑब्टेन होती है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग जो है वो कैसे कर रहे हैं, इसको आप देख लेना। बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ना थोड़ा सा एसिड मिक्स कर देते हैं हम लोग, तो उस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है वो प्रेजेंट है। बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का OH तो पहले ही है, वो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, साथ में थोड़ा एसिड मिक्स कर देते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, रिएक्शन सेम है, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करें, क्या गैस बनी, हाइड्रोजन। बोलो कहाँ बनेगी, कैथोड पे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और ये है क्या हमारे पास, ये रिडक्शन वाली कैटेगरी के अंदर आ जाती है। उसके बाद देखो ये जो OH नेगेटिव थे, इन्होंने क्या किया, 2H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज कर रहे हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, एनोड पे हो रही है क्या, ये ऑक्सीडेशन। फिर देख लो OH ने H2O में चेंज हुआ, कुछ ऑक्सीजन में बदला और साथ में क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया। तो ये जो रिएक्शन है हम लोगों के पास बेरियम हाइड्रोक्साइड वाली, दिस इज 99.95% हमारे पास क्या ऑब्टेन हो रहा है, प्योर हाइड्रोजन जो है वो इस केस में ऑब्टेन